हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आनंद क्लासेस। आज हमारे पुराने एक्स स्टूडेंट आए हुए हैं उत्कर्ष मिश्रा, जो आजकल एयरलाइंस में सर्विस दे रहे हैं अपनी, और इनसे हम लोग कुछ बात करेंगे कि किस तरह से एयरलाइंस को ज्वाइन किया जाता है और किस तरह से अप्लाई करेंगे, वर्क क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, और एयरलाइंस ज्वाइन करने के बाद अदर करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। पूरा प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं एज़ फार एज एयरलाइंस, डोमेस्टिक एयरलाइंस आर कंसर्न। और एक और बात, इन्होंने कतार और इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी इंटरव्यू दिए हैं, तो सारा एक्सपीरियंस हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको अदर करियर ऑप्शंस का भी नॉलेज हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो आप मुझे हम लोगों को ये बताइए कि एयरलाइंस ज्वाइन करने के लिए पहला स्टेप क्या किया जाए। जैसे बच्चे होते हैं छोटे, उनको बचपन से मन होता है उनका कि मुझे बड़े होकर के पायलट बनना है या बड़े होकर के मुझे एयरलाइंस ज्वाइन करनी है। तो क्या ऐसी चीज़ हो कि बच्चा किस क्लास से इसकी तैयारी करे, या फिर क्या प्रोसेस को फॉलो करे आफ्टर +2 या ग्रेजुएशन या कुछ भी, वो बताइए सबसे पहले। देखिए, अगर किसी को भी एयरलाइन ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले उसका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं, अ कैंडिडेट मस्ट बी फुली ग्रेजुएटेड। लास्ट ईयर अवेटेड रिजल्ट कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनका लास्ट ईयर का रिजल्ट अवेटेड रहता है बट वो अप्लाई कर देते हैं, बट लास्ट में क्या होता है, उनका सीवी जो होता है वो शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। और इन केस अगर वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, वो वहाँ पर जाते हैं, फिर एचआर को अपना पूरा सिनेरियो बताते हैं कि ग्रेजुएशन मेरा लास्ट ईयर है चल रहा है, तो एचआर आपको वहाँ से मना कर देता है। अच्छा, तो इसमें सीवी शॉर्टलिस्टिंग का भी है। अच्छा, सीवी किस बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है? सपोज जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बच्चा 12th पास हुआ, हाँ। ठीक, 12th पास होने के बाद उसका बचपन से मन था कि वो एयरलाइंस ज्वाइन करे, जी ठीक। अब एयरलाइंस ज्वाइन करने के कितने तरीके होते हैं? सबसे पहले वो आप बताइए कि एक फ्लाइंग हो सकता है, पायलट की तरह हो सकता है ग्राउंड स्टाफ हो सकता है केबिन क्रू हो सकता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो। तो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। तो उन फील्ड्स में से अगर जैसे जो आपका फील्ड है केबिन क्रू या फिर मैं ग्राउंड स्टाफ की बात करता हूँ, तो ग्राउंड स्टाफ के लिए बच्चे का सिलेक्शन किस तरह से हो, वो क्या प्रोसेस हो? सबसे पहले सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई, उसके बाद के प्रोसेस को, मतलब इंटरव्यू का सिलेक्शन, कोई रिटन एग्जाम होता है इसका, या फिर क्या प्रोसेस होते हैं इसके, वो बताइए। देखिए, सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद एक राउंड होता है जीडी का। जीडी में क्या होता है कि यू विल बी डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिपोर्टेड एट द वेन्यू। तो जैसे कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मेरे टाइम पर 300 कैंडिडेट्स रिपोर्टेड, जिसमें से हमारा जो ग्रुप था वो 15-15 का ग्रुप बना था। वी वर सीटेड इन सेमी सर्कल मैनर और सामने एचआर बैठे थे। तो बेसिकली हम लोग को एक टॉपिक दिया था जिसपे हम लोग को 1 मिनट तक बोलना था, एंड द टॉपिक वाज स्वच्छ भारत अभियान। तो हम लोगों ने उस टॉपिक पर 1 मिनट तक बोला, और जो शॉर्टलिस्ट हुए वो वहीं पर उस रूम में बैठे रहे, और जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए एचआर ने उनको बोल दिया ओके जेंटलमैन या जेंटलमैन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, तो इसका नोटिफिकेशन कहाँ से पता लगता है? हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि अब ये इस वाली एयरलाइंस में जॉब आई है? तो वो किस तरह से अप्लाई, सीवी कहाँ किया जाए? देखिए, आप किसी भी एयरलाइन में इंटरेस्टेड है, वेदर इट इज इंडिगो एयरलाइन, विस्तारा, स्पाइसजेट, एनी ऑफ द एयरलाइन, सिंपल वे है, किसी को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको गूगल पे जाना है, उसमें टाइप करना है इंडिगो करियर, या आप अगर स्पाइसजेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल आपको टाइप करना है स्पाइसजेट करियर, या विस्तारा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल लिखना है आपको विस्तारा करियर। जैसे ही आप उस पर सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही आप देखेंगे कि उसमें करियर लिखकर आ रहा है। आप करियर पे क्लिक करेंगे तो वो वेरियस ओपनिंग्स दिखा देगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एयरलाइन सेलेक्ट है, तो मैं आपको बेसिकली बता दूं, अभी रिसेंट में इंडिगो एयरलाइंस में मास हायरिंग चल रहा है इन ग्राउंड स्टाफ और इन अदर फील्ड्स ऑल्सो। तो अदर फील्ड्स में जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड दोज हु आर फ्रेशर्स दे कैन ऑल्सो अप्लाई। अच्छा, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन से सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? कुछ आप डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है, बच्चे को क्या पढ़ करके जाना चाहिए, और क्या ऐसे क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं? वो कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में बताइए। देखिए, एयरलाइंस का इंटरव्यू
बहुत ही ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पूछते हैं वो। एयरलाइंस के इंटरव्यू में बेसिकली अब आप ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आप किसी भी एयरलाइंस के लिए अप्लाई करें तो आप थोड़ा बहुत तो उसके बारे में पढ़ के जाएंगे। अगर आप इंडिगो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंडिगो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि कब फॉर्म हुई, कितना फ्लीट साइज है, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कितने हैं, इसका फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। और जो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन होंगे वो टोटली सीवी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सीवी से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के क्वेश्चन हो गए। फिर चलिए, मैंने जैसे किसी भी कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट कब तक पता लगता है इसका? देखिए, जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, वो पीआई राउंड होता है, लास्ट राउंड होता है। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, एचआर आपको बोलेगा कि आप वहाँ उस रूम पे बहुत सारी चेयर्स पड़ी होती हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो उन चेयर्स पे जाकर बैठ जाते हैं। या जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं अपना बताता हूँ कि जैसे मेरा फाइनल राउंड क्लियर हुआ, इंटरव्यू राउंड क्लियर हुआ, तो मुझे एचआर ने बोल दिया कि ओके उत्कर्ष, गो सिट ऑन दी चेयर। तो मैं वहाँ जाकर बैठ गया। तो मैं यहाँ से मुझे एक गट फीलिंग आ गई थी कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया इंडिगो में। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बैठा था कि हाँ, अब तो कोई चिंता ही नहीं है, अब तो बस ज्वाइनिंग आना बाकी है। तो ऐसा होता है। अब देखिए, ये हो गया आपका इंटरव्यू राउंड क्लियर। अब आपको इंटरव्यू राउंड क्लियर होने के 15 से 20 दिन बाद एक मेल आएगा। मेल में आपको एक लिंक दिया रहेगा जहां पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फिर उसके बाद जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, तो फिर उसके 15 से 20 दिन बाद या 30 दिन, एक महीने के अंदर अंदर आपका एक एचआर कॉल करेगा और आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट पूछेगा कि आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। तो उस हिसाब से वो फिर आपको फ्लाइट का टिकट भी खुद ही भेजेगा। तो फिर आप उनके एक्सपेंस से आप ट्रेवल करोगे। अच्छा, और इसमें एक जो आपने कहा कि मेल आएगा, मेल में कुछ ऐसा कोड आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर ये किस टाइम पर एक कोड आता है? क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं गया था उसके लिए, तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था एयरलाइंस में, तो एक कोड आया था। उसकी एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई लोग जनरली उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है उस कोड की? हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो एक सर्टेन कोड आएगा। उस कोड को आपको बहुत संभाल के रखना होता है। या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप उसको नोट कर लें, या फिर उसको मेल को कहीं भी आप सेव कर लें। क्योंकि जब आप वेन्यू पे जाते हैं, आप अपना फिजिकल रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जैसे ही आप अपना फिजिकल रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस पेपर पे आपको वो कोड मेंशन करना रहेगा, क्योंकि इससे प्रूफ ये हो जाएगा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था। अच्छा, ओके, तो कोड की ये एग्जिस्टेंस है। चलिए, अब इसके बाद थोड़ी सी ये बात करते हैं कि क्या क्या ड्यूटी होती हैं। जैसे सपोज इंटरव्यू का प्रोसेस हमें पता लग गया, हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमें कॉल आई, वो कोड दिया, ग्रुप डिस्कशन हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग हुई, मेल आया, मेल के बाद एचआर ने पूछा नियरेस्ट एयरपोर्ट क्या है, आपने अपना सर्विस का बता दिया। अब सपोज कोई कैंडिडेट है जिसको, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, कानपुर में कोई रहता है और लखनऊ इज़ द नियरेस्ट, लेकिन वो चाहता है कि उसको दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट मिले, या फिर मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मिले, या फिर बैंगलोर का कोपेनहेगा एयरपोर्ट, या इस तरह के एयरपोर्ट मिले। तो क्या डिफरेंस होता है एक छोटे एयरपोर्ट में, जैसे मैं लखनऊ का एग्जांपल लेता हूँ, और जो जैसे आईजीआई जैसे एयरपोर्ट में है? तो इन दोनों जगहों में अलाउंसेस, सैलरी या इन सब चीज़ों का कोई डिफरेंस आता है, और किस बेस पर यहाँ पर पोस्टिंग मिलती है? देखिए, जहाँ तक हम बेस की पोस्टिंग की बात करते हैं, सबसे ज़रूरी ये है कि आप जिस बेस के लिए अप्लाई करें, जैसे कि आप अगर दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन या आपकी पोस्टिंग या ज्वाइनिंग उस ही बेस पे होगी। उसमें आपका चॉइस नहीं चलेगा कि जैसे मेरा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अपना बता देता हूँ कि मुझे अगर मेरा सिलेक्शन लखनऊ के लिए हुआ है, तो मैं अगर चाहूँ कि मैं दिल्ली ज्वाइन कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप कुछ टाइम बाद वहाँ अपना ट्रांसफ़र ज़रूर करवा सकते हैं। अच्छा, तो ये सीन होता है कि आप अपना चॉइस से, ऐसा नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन लखनऊ के लिए हुआ है तो आप दिल्ली के लिए कर लो। नहीं, मुझे दिल्ली ज्वाइन करना है, वहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं। तो ये कुछ ऐसा मतलब जो हमें मिली है पोस्टिंग, वही पहले प्रायर पोस्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन बाय द टाइम आपकी सर्विस, आपके अगर अच्छी प्रोफाइल है तो उसके बेस पे आपको चेंज कर दिया जाएगा। अच्छा, अलाउंसेस में भी कोई डिफरेंसेस होते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो जहाँ तक बात रही हमारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो मैं आपको बता दूं, वाराणसी एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दिल्ली एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं है तो सैलरी में बहुत डिफरेंस आता है या अलाउंसेस में डिफरेंस आता है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ्रेशर ऐसा ज्वाइन कर रहे हो तो आप किसी भी एयरपोर्ट पे अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आपका सैलरी, अलाउंसेस, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहती हैं। हाँ, प्रमोशन के बाद या अप्रेजल के बाद आपका कुछ % सैलरी हाइक होता है, या ओटी के बेसिस पे भी आपको पर आवर के हिसाब से आपका मनी क्रेडिट हो जाता है आपके सैलरी के साथ। यानी कि इससे ये मैं समझूं कि जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोगों को या किसी भी केबिन क्रू को या किसी भी स्टाफ को ज़्यादा देर तक ग्राउंड पे रहना पड़ता है, उसके अलाउंसेस बढ़ते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड की, तो अभी आपको मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट न्यूज़ दिल्ली जो है वर्ल्ड का दूसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। अगर हाँ आपकी पोस्टिंग अगर दिल्ली में है तो जाहिर सी बात है आपको ओटी ज़्यादा मिलेंगी, आप ओवर टाइम करोगे, जितना ज़्यादा आप ओवर टाइम करोगे उतना ज़्यादा आपका सैलरी बढ़ेगा, और अप्रेजल तो फिर अपने टाइम पे होता ही होता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा मैटर कर जाती है। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगा कि अदर कैरियर ऑप्शंस का क्या है। जैसे सपोज कि हर आदमी आगे की तरफ देखता है, सपोज अगर आप एयरलाइंस में कैबिन क्रू में हैं तो आप उसी एयरलाइंस में और क्या चीज़ें कर सकते हैं, या फिर अगर मैं कहूं कि अगर आप ग्राउंड स्टाफ में हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए उस ऑर्गेनाइजेशन में और आगे क्या क्या किया जा सकता है, इस पे थोड़ा सा बताइए। जहाँ तक बात रही अपना करियर कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं वाइल सर्विंग इन अ पर्टिकुलर एयरलाइन, तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आप एयरलाइन के नहीं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उस हिसाब से आपका प्रमोशन और जल्दी होता है। तो इसमें इस तरीके से आप अपने करियर को और आगे ले जा सकते हैं। तो आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना जल्दी आपका प्रमोशन होगा, तो आप इस तरीके से अपना करियर आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ उत्कर्ष, कि ग्राउंड स्टाफ की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, मतलब A to Z क्या क्या काम करना पड़ता है अगर कोई भी कैंडिडेट एज अ ग्राउंड स्टाफ सिलेक्ट होता है, तो उसकी क्या क्या ड्यूटी होती हैं। जब वो ड्यूटी, जैसे सपोज 8 बजे से लेकर के कितने आवर्स की ड्यूटी होती है, उन आवर्स में उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उस आवर्स के बीच में कितने टाइम का ब्रेक मिलता है उसको, छुट्टियाँ कितनी हो सकती हैं, अगर पेड लीव लेते हैं या फिर छुट्टी लेने पे कितना पैसा सैलरी से डिडक्ट होता है, या इस तरह की कुछ चीज़ें जो कि हमारा वर्क से रिलेटेड है कि पूरे दिन में 24 घंटे में से जो ड्यूटी आवर्स हैं उसमें कितना टाइम आपका डिवाइड रहता है और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको शिफ्ट टाइमिंग्स के बारे में बता दूं तो शिफ्ट टाइमिंग्स नॉर्मली रहती हैं 8.5 घंटे, ठीक है। और जहाँ तक रही ब्रेक्स की बात, ब्रेक्स आपको मिलता है आधा घंटा लंच के लिए। और टॉकिंग अबाउट वर्क ऑफ ग्राउंड स्टाफ, तो जैसे कि कोई फ्लाइट लैंड होती है और बे पर लगती है, तो बे पर लगने के बाद हमारा ये काम होता है कि हमें मेनली जहाँ से बैगेज अंदर जा रहे हैं, उस जहाँ से बैग अंदर जाते हैं उस मशीन को हम लोग बोलते हैं BFL। BFL का मतलब होता है बैगेज फ्राइट लोडर, जैसे कि बैग ऊपर जाते हैं। तो हमारा जो एक सिक्योरिटी ऑफिसर का एक काम होता है, तो उसका सिर्फ एक काम होता है कि सबका एक्सेस कंट्रोल रखना। हमारे पास एक ACR होता है, उस ACR में हमें ये मेंशन करना होता है कि कौन एयरक्राफ्ट के अंदर गया, कौन एयरक्राफ्ट से बाहर आया, कितने लोग अंदर गए, कितने लोग बाहर गए। और हमारे अंडर में कुछ हेल्पर्स होते हैं जिनको हम लोग एजाइल बोलते हैं। तो एजाइल एक हमारी हेल्पिंग यूनिट है, तो हम लोग उनसे बोलते हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, तो काम वो करते, बस हमें सबका एक्सेस कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, कहने का मतलब कि आपके हाथ में ये चार्ज रहता है कि क्या आइटम्स एरोप्लेन के अंदर गए हैं और दूसरे एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कौन कौन से आइटम्स निकल रहे हैं, उसको चेकलिस्ट को, और आपके पास एजाइल्स होते हैं जो कि ये सारा काम करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, किसी टाइम पर अगर सपोज आपको अर्जेंट जाना पड़ा और ये मतलब आपके शिफ्टिंग आवर्स चल रहे हैं, तो उस टाइम पर किस तरह के सिचुएशन का कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अर्जेंट कोई काम आ गया हो, तो उस टाइम पीरियड पे क्या प्रायर इंफॉर्मेशन दे करके करें कि तुरंत भी जाया जा सकता है कि आपका रिलीवल कोई आ जाए वहाँ पर? नहीं, देखिए अभी तक तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि अर्जेंट बेसिस पे जाना पड़े, क्योंकि हमारा वीक ऑफ पूरे हफ्ते में एक ही वीक ऑफ होता है और वो भी हमारे रोस्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो हाँ, कभी कभी इमरजेंसी पड़ती है जिससे कि प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है किसी को भी कि हाँ कल आपको ऐसा इमरजेंसी आना है। हाँ,
अगर आपकी शिफ्ट जैसे कि मेरी जनरल शिफ्ट थी 10:30 से शाम को 6 बजे तक, तो हाँ मैनेजर आपको 2 घंटा पहले या 3 घंटा पहले आपको कॉल करेगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, आपको इमरजेंसी के लिए आना है, तो आपको अपने वीक ऑफ पे भी कभी कभी जाना पड़ सकता है। अच्छा, ओके। तो सपोज़ इस दौरान आपकी छुट्टियां कितनी होती हैं, या आपका 1 मंथ है उसमें 1 छुट्टी 2 छुट्टी, या फिर ईयरली बेसिस पे, या अगर आप मेडिकल लीव कौन सी होती हैं, कैजुअल लीव्स कौन सी होती हैं, या अगर आप पेड लीव लेते हो, सपोज आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई आप जाते हो, तो उसका कितना पैसा कटता है आपकी सैलरी में से? देखिए लीव्स को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जो सबसे जो लीव होती है, एक होती है एसएल जो कि होती है सिक लीव, और एक होती है कैजुअल लीव और एक होती है पीएल। कैजुअल लीव और पीएल हम दोनों को एक साथ ही कंसीडर कर सकते हैं, और जो सिक लीव होती है वो अलग होती है। तो जो सिक लीव होती हैं वो पहले से डिसाइडेड रहती है कि इतनी ही मिलेंगी, और जो पीएल और सीएल होती हैं, सीएल मतलब कैजुअल लीव, तो ये पीएल और सीएल हर मंथ 2-2 क्रेडिट होती जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। और जो एसएल होती हैं वो होती हैं 12 साल की 12। ऐसा नहीं है कि किसी को इमरजेंसी पड़ी तो वो एक साथ 12 ले ले, नहीं, महीने में एक एसएल ही ले सकते हो आप। अच्छा। हाँ, बट अगर बहुत ही ज़्यादा कोई अर्जेंसी है या बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी है, किसी को मेडिकल लीव सच में है या घर में किसी का कुछ है, हाँ उस केस में आप एक से ज़्यादा ले सकते हो। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर आपका एक्सपीरियंस एयरलाइंस में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स ऑफ आनंद क्लासेस, या फिर जो भी वीडियो ये देख रहा है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एयरलाइंस की जॉब आज के टाइम पर, जब कि बहुत बूम है कि गवर्नमेंट जॉब जाना है, इधर उधर जाना है, तो क्या आपका मैसेज रहेगा कि इस फील्ड में जॉब करने के क्या प्रोस कॉन्स हो सकते हैं, या लोगों को करना चाहिए कि नहीं? कई लोगों का चाइल्डहुड ड्रीम होता है ये। जी बिल्कुल। तो क्या आप मैसेज देंगे, एक मैसेज दीजिए यहाँ के सभी व्यूअर्स को। सबसे पहली बात, जॉब आप कोई भी कर रहे हो, वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट और अ प्राइवेट और अ कॉर्पोरेट, देखिए प्रोज एंड कॉन्स सब में होते हैं। आप गवर्नमेंट भी कर रहे हो तो उसमें अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। तो ऐसा ही प्राइवेट में भी है, कॉर्पोरेट में भी है। आफ्टर ज्वाइनिंग आपको ये एहसास होता है कि आप जितने लोगों से मिलते हो तो उसके बेसिस पे आपको ये पता लगता है कि हाँ यहाँ पर इस टाइप के लोग हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को उनसे अडेप्टेबिलिटी आपकी उस हिसाब से होती है उनके साथ। और जहाँ तक रही एयरलाइंस की बात, आप ग्राउंड स्टाफ में हो तो आपको दिन के अक्रॉस, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने दिन के 1000 पैसेंजर्स से डील किया है, क्योंकि मैं डिफरेंट एलोकेशंस पे रहा हूँ। मैं केटरिंग पे भी रहा हूँ, मैं बीएमए पे भी रहा हूँ, मैं बीबीए पे भी रहा हूँ, मैं L1 पे भी रहा हूँ, मैं L2 पे भी रहा हूँ, मैं होल्ड्स पे भी रहा हूँ। मैंने सारी एलोकेशन की है, मैंने SLPC भी की है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लेडर पॉइंट चेक। सेकेंडरी लेडर पॉइंट चेक तब होता है जब एयरलाइंस को कोई थ्रेट मिलता है या कोई बॉम्ब थ्रेट होता है कि हमको कोई थ्रेट आया कि हाँ यहाँ बॉम्ब है, ये है, तो हम लोग SLPC करते हैं। देखिए SLPC वो होता है कि सबसे पहले आपका सामान जो होता है वो आपका चेक इन काउंटर्स पे चेक हो गया। फिर उसके बाद जब आप एरो ब्रिज पर जाते हो, एरो ब्रिज मतलब जैसे एक पाथ होता है जहाँ से आप एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एरो ब्रिज। तो एरो ब्रिज पे हम लोग फिर से एक बार पैसेंजर्स की चेकिंग करते हैं, क्योंकि कुछ पैसेंजर्स होते हैं जो झूठ बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने उनसे पूछा कि इसमें आपके पास पेपर स्प्रे है, कहते हैं नहीं वो नहीं है। फिर इसीलिए हम लोग SLPC करते हैं, ताकि वहाँ पे अगर उन्होंने झूठ बोला तो यहाँ एटलीस्ट वो चीज़ हम निकाल के बाहर कर दें, क्योंकि हमें पहले से नहीं पता होता कि कौन सा पैसेंजर एयरक्राफ्ट के अंदर किस इंटेंशन से जा रहा है। तो ये चीज़ होती है। और जहाँ तक रही चाइल्डहुड ड्रीम की बात, देखिए एविएशन ज्वाइन करना बुरी बात नहीं है। देखिए कोई भी करियर होता है, कोई भी फील्ड होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए प्रोग्रेस हर फील्ड में होता है, तो यू कैन ज्वाइन एविएशन। और इंडिगो तो फेमस है, इट इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन इन इंडिया और एंड इन द वर्ल्ड। और इसका टाई अप कतर एयरवेज से है। कतर एयरवेज इज वर्ल्ड्स नंबर 1 एयरलाइन। तो आप इससे भी सोच सकते हैं, हाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड एयरलाइन टू ज्वाइन। अच्छा, कतार की अगर बात हुई है तो क्या आपने कभी कतार एयरवेज के इंटरव्यू दिए हैं, या फिर कैसे क्या उसका होता है? अगर बात हुई है तो इसके बारे में कुछ बताइए, कतार एयरवेज के इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा, क्योंकि कई लोग ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो कि ऑलरेडी किसी डोमेस्टिक एयरलाइंस में काम कर रहे होंगे और जो कतार को ज्वाइन करना चाहते हैं।
तो आप कभी इंटरव्यू गए, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें होती हैं? मैंने सुना है कि फोटोग्राफ भी उसके 2 या 3 तरह से होते हैं, रेशियो होना चाहिए उसका, वो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं कतार एयरवेज को ज्वाइन करने देखिए मैंने तो स्पेशली कतार एयरवेज का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो वर्ल्ड नंबर 1 एयरलाइन है, तो उसको ज्वाइन करना या उसका प्रोसेस निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो टू क्वालिफाई वर्ल्ड नंबर 1 एयरलाइन, उसके लिए आपको वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश में बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जैसे ही देखिए, मैंने 2 बार कतार एयरवेज का इंटरव्यू दिया है। पहले मैंने दिल्ली में दिया है रेडिसन ब्लू में, और दूसरा कलकत्ता में दिया, वेन्यू मुझे याद नहीं है। तो मैंने जब मैं वहाँ पर गया, मेरा पहला एक्सपीरियंस, देखिए असेसर्स जो होंगे वो इंडिया के नहीं होंगे, सबसे पहली बात आपको ये मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। तो उसी हिसाब से जो भी अगर कतार एयरवेज के लिए अप्लाई कर रहा है तो अपना अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, ठीक है। और जहाँ तक रही टेस्ट की बात, जैसे कि डोमेस्टिक में जीडी होता है, वहाँ पर आपका एमसीक्यू टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, जिसमें से आपको 80% पास करना ही होता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट डे 2 दिन का प्रोसेस होता है। सेकंड डे आपका बीएमआई चेक होगा, फिर आपका पूरा स्कार्स एंड टैटूज चेक होगा। स्कार्स एंड टैटूज में आपका विजिबल पार्ट ऑफ द बॉडी पे कोई भी स्कार नहीं होना चाहिए। ओके, तो फिर उसके बाद फिर ज्वाइनिंग हो जाती है? हाँ, फिर उसके बाद आपका मेल आएगा 15 से 20 दिन बाद। उसमें आपका फोटो अपलोड करने के लिए बोलेंगे ब्लू बैकग्राउंड में। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू निकल गया फिर आपका मेल भी आ गया, रिजेक्शन होते हैं मेल आने के बाद भी। किसी का फोटो अगर उनके हिसाब से ब्लर है या उनके हिसाब से सही नहीं है तो वहाँ से भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, यानी कि हर एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि वर्ल्ड की नंबर 1 एयरलाइन। बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है कि मैंने सारे डाउट्स आपसे पूछ लिए हैं, और मेरे व्यूअर्स को और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी इस फील्ड से, कि जिनको आगे जा कर के एयरलाइंस को ज्वाइन करना है, या फिर जैसा कि हमने लिखा हुआ है एयरलाइंस अलर्ट। तो बहुत अच्छा लगा उत्कर्ष, और इस तरह से गाइड करते रहिए। बिल्कुल। और बहुत अच्छा मुझे ऐसे भी लगा कि हम लोग सालों बाद आज मिले हुए हैं। ये हमारे एक्स स्टूडेंट रहे हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे। बीएससी आईटी किया हुआ, इनका इंट्रोडक्शन जो कि मैं अभी दे रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग में मैंने नहीं दिया था। ग्रेजुएशन एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, वायु सैनिक कैंप किया हुआ है, और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट में से रहे हैं, और काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में भी कर रहे हैं। चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट उत्कर्ष। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी थैंक यू सर, वेरी। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।